साथियों नमस्कार एंड अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन स्टडी सेशन। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आज चलिए कुछ नया करते हैं, नया डिस्कशन करते हैं। अभी तक लगभग कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी हमने डिस्कशन में ले ली है। कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स, मिसलेनियस पार्ट्स बचे हुए हैं, बट ये पार्ट्स भी जरूरी हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उन पर आज हम चर्चा करते हैं और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा इस कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी का। प्रैक्टिस सेशन में हम ये भी करेंगे कि ज्योग्राफी के दूसरे जितने भी सेगमेंट्स हैं उसके भी क्वेश्चन ले लेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस तो पूरी चलती रहे। उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीजों को कवर अप करते जाएंगे। साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले जैसा हमने एक नया ट्रेंड अपनाया था, कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद देखने हैं। यहां पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर इसलिए देखने कुछ के मैं बता दूंगा आंसर, क्योंकि पिछले वीडियोस में इन सारी चीजों को बताया जा चुका है। उसके बाद आगे चलेंगे। आज हमें डिस्कशन में क्या लेना है क्वेश्चन के अलावा, तो साथियों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आज हम देखेंगे पुच्छल तारों के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, कॉमेट्स होते क्या है, उल्का पिंडों का अध्ययन करेंगे, एस्टेरॉइड्स या फिर हम क्षुद्र ग्रहों की भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि टरीनो इंडेक्स क्या होता है, ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या होता है और नियर प्रोग्राम क्यों बनाया गया है। इन सारी चीजों पे चर्चा करते साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, साथ में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस, तो आपके सामने क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हर तरीके क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से हर तरीके क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक नमूने सैंपल के रूप में उन चीजों को हम शामिल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ नए क्वेश्चंस मैं फॉर्म करता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो पहले आ चुके हैं और आगे रिपीट हो सकते हैं। साथियों देखेंगे, एक तरफ लिखा हुआ है आपका ग्रह और दूसरी तरफ लिखा है उपग्रह। यहां पर आपको सही जोड़े मिलान करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मंगल, शनि, यूरेनस, वरुण, इस तरफ डेमोस, यूरोपा, मिरांडा और प्रोटियस। आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है, पूछ रहा है नहीं वाला। तो सबसे पहले देखेंगे मंगल का डेमोस क्या है, उपग्रह है, बिल्कुल सही है। लेकिन शनि का यूरोपा ये सही नहीं है साथियों, क्योंकि यूरोपा किसका है, यूरोपा ध्यान रखिएगा बृहस्पति का है। किसका है साथियों, बृहस्पति का है। इसको हमने चर्चा में देखा हुआ था, पिछले वीडियोस में आप इसको चेक करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यूरेनस का मिरांडा बिल्कुल सही है और वरुण का प्रोटियस ये भी बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ना है, वीडियोस को बहुत ही संजीदगी से देखें, चीजों को समझें, ताकि कैसा भी प्रश्न आए आपसे उत्तर बन जाए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ ग्रह दिया गया है और एक तरफ उसके उपनाम दिए गए हैं। ग्रहों में देखेंगे सबसे पहले बृहस्पति है, शनि है, शुक्र और पृथ्वी है। एक तरफ है लघु सौर तंत्र, फिर आकाश गंगा सदृश ग्रह, पृथ्वी का पुत्र और नीला ग्रह। कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बृहस्पति लघु सौर तंत्र बिल्कुल सही है। मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम या लघु सौर तंत्र बृहस्पति को कहते ही हैं, बिल्कुल सही बात है। शनि आकाश गंगा सदृश ग्रह, उसके चारों ओर वलय है, वलय का अध्ययन हमने किया था और रिंग क्रॉसिंग जैसी घटना भी पड़ी थी। तो साथियों ये भी बिल्कुल सही है। आकाश गंगा सदृश ग्रह किसको कहते हैं, आपके शनि को कहते हैं। नेक्स्ट, शुक्र को पृथ्वी का पुत्र, ये गलत है साथियों। शुक्र को पृथ्वी का पुत्र नहीं कहा जाता, बल्कि मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। तो ये वाला गलत हो गया। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, ये भी सही है। साथियों हर प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। कुछ सरल क्वेश्चन होंगे, कुछ मिड लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे। जैसे भी क्वेश्चन आए आपका आंसर सही हो जाना चाहिए साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करना है साथियों। पहला कथन है कि दृश्यमान ब्रह्मांड में पदार्थ का मूल क्वार्क है। जो भी विजिबल यूनिवर्स है उसमें जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसका मूल तत्व क्या है, क्वार्क है। नेक्स्ट आप देखेंगे कल्प 92 करोड़ वर्षों का समय काल है। जो एरा या कल्प होता है 92 करोड़ साल का होता है। नेक्स्ट देखेंगे ओरियन नेबुला मिल्की वे आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकदार तारों का क्षेत्र है। ओरियन नेबुला के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्वासर्स अर्धतारक प्रकाश और रेडियो तरंगों का स्रोत है। साथियों 4 स्टेटमेंट है, ये चारों स्टेटमेंट कुछ न कुछ सिखाते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला, दृश्यमान ब्रह्मांड में पदार्थ का मूल क्वार्क है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखेंगे कल्प 92 करोड़ वर्षों का समय काल है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, ओरियन नेबुला सबसे चमकीला और शीतल तारों का क्षेत्र है। सब हमने पढ़ा हुआ है साथियों, पिछले वीडियोस आप जाकर के एक बार फिर से वॉच करिएगा, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वासर्स अर्धतारक पदार्थ है और रेडियो तरंगों
का स्रोत है, यह भी बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे कथन साथियों सही हैं। इसका मतलब आप कूट में से जब आंसर देखेंगे सत्य कथन तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही। डी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म तारा कहते हैं? जीवाश्म तारा पूछ रहा है कि किसे कहते हैं साथियों। बहुत अच्छे से हम देखेंगे। सबसे पहले इसके क्या विकल्प हैं? पहला, पृथ्वी पर गिरने वाला उल्कापिंड। दूसरा देखेंगे, शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला श्वेत बौना तारा। तीसरा देखेंगे, पृथ्वी के नजदीक स्थित आकाशगंगा। चौथा है, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह। विच इज द राइट आंसर? पूछा जा रहा है जीवाश्म ग्रह क्या है साथियों। इसका आंसर होगा, देखेंगे, शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश उत्सर्जन करने वाला श्वेत बौना तारा। बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे से चीजों को समझिए साथियों। इन क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी, तो ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ग्रह की बात आती है तो चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? व्हाइट डॉर्फ या श्वेत बौने तारे को कहते हैं, जो आप देखेंगे शीतल होकर के ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है। ठीक है ना? तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। आगे चलते हैं, कुछ चीजें हम डिस्कशन में लेते हैं अब पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है साथियों, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। क्या लिखा हुआ है? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इन्हीं को हम क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉइड के नाम से भी जानते हैं। साथियों, ये है क्या? पहले चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, क्या है कि आप अगर मंगल और बृहस्पति के बीच में देखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में देखेंगे, मैं आपको ये चित्र के माध्यम से चीजों को दिखाता हूं। मंगल और बृहस्पति के बीच में 40,000 छोटे बड़े आकाशीय पिंड, टुकड़े क्या है? अलग अलग आप देखेंगे एक पट्टी के रूप में सूरज के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा साथियों, क्षुद्रग्रह कहते हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटोइड नाम की एक नई श्रेणी को जारी किया है। जब प्लूटोइड श्रेणी की बात करते हैं तो क्षुद्रग्रहों के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो यूरेनस, नेपच्यून के बाद वाला क्षेत्र है जहां पर अंतरिक्ष मलबा पाया जाता है, आप देखेंगे उस मलबे में बहुत सारे ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूरज के चारों ओर परवलयाकार इलेक्ट्रिकल पाथ में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, पैराबोलिक पाथ में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन सबको प्लूटोइड्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्लूटोइड्स। तो ध्यान रखिएगा, प्लूटोइड श्रेणी ऐसे आकाशीय पिंडों की श्रेणी है जो परिक्रमण सूर्य का करते हैं, या तो मंगल बृहस्पति के बीच है, या फिर वो प्लूटोइड मतलब प्लूटोनिक क्षेत्र कुइपर बेल्ट में स्थित है। तो ये क्षुद्र ग्रह है। ध्यान रखिएगा साथियों, क्षुद्र ग्रह अलग होते हैं, धूमकेतु अलग होता है, उल्कापिंड अलग होते हैं। क्षुद्र ग्रहों को जब हम विशेष वर्ग के तहत देखेंगे तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। 40,000 से अधिक संख्या है साथियों। 2.2 से लेकर के 3.3। ध्यान रखिएगा, ये क्या इनका टाइम पीरियड है, और सूर्य से जो दूरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वो कितनी है? 2 से 3 के आसपास है। अभी इसको हम चर्चा में लेते हैं, पहले आप एक बार चित्र देख लीजिए। चित्र देखेंगे, ये सूरज है, ये आपका मंगल है, और ये आपका साथियों बृहस्पति है। ठीक है ना? इसके बीच में आपकी क्षुद्रग्रह पेटी मैंने लिखी हुई है। मुझे बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है कि पहले भी हम डिस्कशन में ले चुके हैं, तो आप इस चीज को देख के समझ सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि अगर इनकी दूरी की बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े टुकड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि 2 से 3.5 खगोल की इकाई, अगर एग्जैक्ट बोलते हैं तो 2.2 से 3.3 खगोल की इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में क्या है? विद्यमान है, और दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूरज के चारों ओर घूमते। यही चीज ये लिखी हुई साथियों, देखेंगे कि क्षुद्रग्रह 2.2 से 3.3 खगोल की इकाई के बीच विद्यमान है, और दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। गुसेपी पियाजी वो पहला व्यक्ति था जिसने 1801 में सबसे पहले इन क्षुद्रग्रहों के बारे में बात की और सिरस नामक क्षुद्रग्रह के बारे में डिटेल बताई। साथियों, आज भी हम देखेंगे जो सिरस है सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। इसका जो व्यास है लगभग 1025 किलोमीटर के आसपास है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। आप देखेंगे कि खोजकर्ता कौन है? गुसेपी पियाजी है। ये नाम ध्यान रखिएगा साथियों। 1801 में इन्होंने खोज की थी। किसकी? ध्यान रखिएगा, क्षुद्रग्रहों की। खोज करने का मतलब है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि बृहस्पति और मंगल के बीच में जो इतना बड़ा स्पेस है, उस स्पेस में खालीपन नहीं है। उस स्पेस में 40,000 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। साथियों, आगे चलते हैं, कुछ चीजें और समझेंगे क्षुद्रग्रहों के बारे में। देखिए, क्षुद्रग्रहों की जब चर्चा की जाए तो बहुत सारे ऐसे क्षुद्रग्रह हैं जिसको आप देखेंगे कि वैसे तो वो 2.2 से 3.3 जो मैंने आपको
आपको एक खगोल की इकाई। अच्छा, एक खगोल की इकाई क्या होती है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि पृथ्वी और सूरज के बीच की जो औसत दूरी है, जो लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के आसपास होती है, इसे हम क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोल की इकाई। साथियों, ये जो एक खगोल की इकाई है, इसी के आधार पर हमने बताया है कि जो क्षुद्रग्रह है वो सूर्य से 2.2 से 3.3 खगोल की इकाई के बीच में स्थित है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं साथियों जो 2.2 खगोल की इकाई से भी कम दूरी पर स्थित है सूर्य से। इनकी दूरी 1.9 से 2 खगोल की इकाई के बीच होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाते हैं, ये हंग्रेरियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हंग्रेरियस कहलाते हैं। साथियों, 1300 के आसपास ऐसे क्षुद्रग्रह हैं, ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा को काटते हैं। क्या करते हैं, जब ये सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कई बार ये पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा को काट करके आप देखेंगे कि सूर्य से अपेक्षाकृत अधिक निकट आ जाते हैं और पृथ्वी थोड़ी सी दूर हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रहे हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए ये सूर्य है, इसको मैं बना के बता देता हूं। मान लीजिए ये सूर्य है और ये आप देखेंगे ये पृथ्वी की कक्षा है, ठीक है ना, ये पृथ्वी की कक्षा है, ये पृथ्वी स्थित है। ये कोई क्षुद्रग्रह आया और इस प्रकार से उसने क्या किया, पृथ्वी की कक्षा को काट करके सूर्य का चक्कर लगाया, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वाली जो स्थिति बन रही है क्षुद्रग्रह की, ये कैसी स्थिति बन रही है, उसने पृथ्वी के कक्षा को काटा हुआ है। ऐसे क्षुद्रग्रह क्या कहलाते हैं साथियों, उनको हम अटेन एस्टियोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, अटेन एस्टियोरस या अटेन ग्रहिकाएं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज साथियों मैंने आपको बताया, इनको हम अटेन ग्रहिकाएं कहते हैं। अब चलिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्षुद्रग्रह जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं वो अपने अक्ष पे भी घूर्णन करते हैं। अपने अक्ष पे 2.5 घंटे से लेकर के 85 घंटे के बीच में एक घूर्णन पूरा कर लेते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो पीछे लिखे हुए, एक बार मैं पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने बता दिया, उसके साथ आपको नोट डाउन करने की भी आवश्यकता होती है। तो एक बार पीछे जो लिखा हुआ है शॉर्ट में, उसको मैं एक बार पढ़ देता हूं, और अगर कोई चीज ऐसी है जो चीज मुझे लग रहा है कि फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो हम फिर से उस पर डिस्कशन करेंगे। देखेंगे साथियों क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित 40,000 से अधिक छोटे बड़े आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, क्षुद्रग्रह या स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज कहलाते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, 3 से 6 वर्ष में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करते हैं। 3 to 6 ईयर्स, कुछ 3 साल में, कुछ 3.5, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 6 साल में क्या करते हैं, सूरज के चारों ओर एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेते हैं। साथियों देखेंगे इनकी अक्षीय घूर्णन की अवधि क्या है, तो 2.5 से 85 घंटे के बीच में होती है। कितनी, 2.5 से 85 घंटे के बीच में होती है। साथियों इसके बाद आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में वो क्या है, मैंने आपको हंग्रेरियस और अटेन ग्रहिकाओं के बारे में चीजें बताई थी, वही चीजें सामने लिखी हुई हैं। देखेंगे आप सबसे पहले कि हंग्रेरियस होता क्या है। मैंने आपको कहा था कि सूर्य से केवल 1.9 से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित, मतलब सूर्य से सर्वाधिक पास स्थित जो क्षुद्रग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स है, वो क्या कहलाते हैं, हंग्रेरियस कहलाते हैं। मैंने आपको अटेन एस्टियोरस के बारे में बताया या अटेन ग्रहिकाओं के बारे में बताया, वो चीज भी देख लेते हैं साथियों कि जो अटेन एस्टियोरस है वो है क्या। साथियों ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी की कक्षा को काटने वाले क्षुद्रग्रहों की क्या है, एक श्रेणी है जिनकी संख्या कितनी है, लगभग 1300 है। हमने देखा सबसे पास जो क्षुद्रग्रह है वो क्या कहला रहे हैं, वो कहला रहे हैं साथियों हंग्रेरियस। जो सबसे दूर होगा वो कौन होगा, जो सबसे दूर स्थित क्षुद्रग्रह है सूर्य से साथियों वो है, ध्यान रखिएगा, 944 हिल्डाल्गो। कौन है, 944 हिल्डाल्गो। यही लिखा हुआ है कि सर्वाधिक दूर स्थित क्षुद्रग्रह कौन सा है, 944 हिल्डाल्गो, 944 हिल्डाल्गो। नोट करिएगा साथियों, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट्स है, सीधे सीधे पूछी जाती है और आपकी ये तैयार रहनी चाहिए। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह मैंने आपको बताया था सेरेस है, जिसका व्यास 1025 या 1025 किलोमीटर है, और गुसेपी पियाजी ने सबसे पहले इसी की खोज की थी। जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं साथियों इसको आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे, कुछ चीजें और डिस्कशन में लेते हैं। अभी हमने क्षुद्रग्रहों की चर्चा की साथियों, मुझे उम्मीद है क्षुद्रग्रहों के बारे में जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस अब आपको बन जाएंगे, कहीं समस्या नहीं होगी। अब हम कॉमेट्स की चर्चा करते हैं, धूमकेतु की चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है धूमकेतु, इससे बहुत क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। एक बार मैं चीजों को समझा देता हूं, उसके बाद आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सारी चीजों के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में चीजों को यहां पर दिखा दूंगा। साथियों धूमकेतु होते क्या है, मैंने आपको प्लूटोनिक क्षेत्र के बारे में बताया, प्लूटोनिक रीजन जिसको कुइपर बेल्ट भी कहते हैं। नेपच्यून के बाद जो अंतरिक्ष मलबों की डिस्क है, उस अंतरिक्ष मलबे की डिस्क को हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक क्षेत्र या कुइपर बेल्ट कहते हैं।
यहां से कई ऐसे आकाशीय पिंड हैं साथियों जो धूल कणों, हिमकणों, धातुओं और गैसों से बने हैं और सूरज के चारों ओर पैराबोलिक पाथ में, जिसको बोल सकते हैं परवलयाकार कक्ष में या दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये चक्कर लगाते हैं तो ये सौरमंडल के भीतर भी आ जाते हैं, सौरमंडल के भीतर भी आ जाते हैं साथियों। इन्हें हम क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। इनमें खास क्या है? इनमें खास ये है साथियों कि जैसे जैसे सूर्य के निकट आते, जैसे जैसे इनकी दूरी सूरज से कम होती है चक्कर लगाते समय, वैसे वैसे सूर्य की अपोजिट दिशा में, गर्मी की वजह से सूर्य की अपोजिट दिशा में इनकी पूंछ डेवलप हो जाती है। ये पूंछ किस चीज की होती है? गैसों, धूल कणों की होती है और हिमकणों की होती है। और ये जो पूंछ डेवलप होती है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं साथियों? इनको हम कहते हैं धूमकेतु। क्या कहते हैं? केतु मतलब पूंछ, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो इनकी बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस जो बीच में रहेगा केंद्र में, उसके बाद कोमा केंद्र के चारों ओर का आवरण, और उसके बाद टेल। न्यूक्लियस, कोमा, टेल, 3 चीजें होती हैं इनकी संरचना में। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपके परवलयाकार कक्ष में चक्कर लगाने वाले धूमकेतु हैं, इनसे पृथ्वी को खतरा भी होता है। खतरा क्यों होता है साथियों? कई बार ये जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं, जैसे उल्कापिंड आते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं और गिरने की वजह से बहुत ही खतरनाक कंपन उत्पन्न करते हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल में जो बृहस्पति है उसको हम कोमेट कैप्चरर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोमेट कैप्चरर। इसका मतलब क्या हुआ? धूमकेतुओं का अपहरणकर्ता। ये क्या करता है? अपने आसपास अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जब धूमकेतु निकलते हैं, उनको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है और अपने ऊपर गिरा लेता है। 1993-94 में शूमेकर लेवी 9 नामक एक धूमकेतु या पुच्छल तारा इसके पास से होकर के गुजरा था और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बृहस्पति के ऊपर ही गिर गया और सूरज का चक्कर लगाना उसने छोड़ दिया। गिरने से पहले 21 टुकड़ों में टूट गया था। साथियों, इसने जहां पर भी इसने बृहस्पति की सतह को हिट किया है, गिरा है, वहां पर 1-2 जगह तो पृथ्वी के आकार के गड्ढे इसने बना दिए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी जोरदार ये टक्कर हुई होगी। ऐसी टक्कर अगर पृथ्वी पर होती तो कितना नुकसान होता, शायद पूरी की पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाती। तो साथियों, सबसे पहले कुछ चीजें आपको इस फिगर में दिखा दें एक बार, जो चीजें मैंने आपको बताई है धूमकेतु के बारे में, फिर आगे चलते हैं। साथियों देखेंगे, ये बीच में मैंने सूर्य बना हुआ है और उसके बाद ये परवलयाकार कक्ष बनाया है। ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है पीले रंग का, यही धूमकेतु है। जैसे जैसे सूर्य के पास आएगा तो सूर्य की अपोजिट दिशा में इसकी पूंछ निकल आएगी। जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएगा तो इसकी पूंछ फिर से गायब हो जाएगी। साथियों देखेंगे कि इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है 3 पार्ट में क्या होता है? विभाजित रहता है, बटा रहता है, डिवाइडेड रहता है। न्यूक्लियस, कोमा और टेल। बीच वाला जो हिस्सा है ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है साथियों? न्यूक्लियस। उसके चारों ओर का ये पीला गोला क्या कहला रहा है? कोमा। और पीछे जो विकसित हुई है साथियों, ये क्या है? टेल है। अब आगे चलते हैं, कुछ चीजें और बता देते हैं आपको। किसके बारे में? कोमेट्स के बारे में या धूमकेतुओं के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले जो धूमकेतु है इसके खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, टाइको ब्राहे हैं। कौन है? टाइको ब्राहे ने सबसे पहले धूमकेतुओं की खोज की थी। अब जैसे मैंने बताया धूमकेतु है क्या, तो धूमकेतु बेसिकली आप देखेंगे धूलकण, हिमकण, गैसों और धातुओं के पिंड हैं। यही चीज लिखी हुई है, आप देखेंगे साथियों इसको कि ये है क्या एक्चुअली? धूलकणों, हिमकणों, धातुओं तथा गैसों के पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, या परवलयाकार कक्ष में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। इनकी संरचना मैंने आपको बताई साथियों, वही चीज लिखी हुई है कि न्यूक्लियस, कोमा और टेल, 3 चीजें होती। क्या होती हैं? न्यूक्लियस, कोमा और टेल। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है आपको हम थोड़ा सा बता दें। किसके बारे में? धूमकेतु के बारे में। सबसे पहली बात है कि पृथ्वी से दृश्यमानता या विजिबिलिटी, अपीयरेंस के आधार पर इनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। साथियों, कुछ ऐसे धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी से 200 सालों से भी कम समय में फिर से दिखाई देने लगते हैं, फिर से दोबारा दिखते हैं, या रीअपीयरेंस इनका आप देखेंगे 200 वर्षों से कम समय में होता है। ऐसे धूमकेतुओं को हम कहते हैं लघु आवर्त धूमकेतु, शॉर्ट पीरियड कोमेट। आपने हेली बॉब या हेली धूमकेतु का नाम सुना होगा, बड़े चर्चे में रहता है। 1986 में दिखाई दिया था, उसके बाद 76 वर्ष 3 माह पश्चात फिर से दिखाई देगा। ऐसे आप देखेंगे ओटेरमा है या स्वासमैन, वॉचमैन है, ये सब 200 सालों से कम समय में क्या होते हैं? पृथ्वी से पुनः रीअपेयर होते हैं, पुनः दृश्यमान होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं लघु आवर्त धूमकेतु। इसी तरह की एक दूसरी श्रेणी है साथियों, दूसरी श्रेणी है दीर्घ आवर्त धूमकेतु की। ये ऐसी श्रेणी है जिसमें ऐसे धूमकेतुओं को रखा जाता है जो 1000 वर्ष या उससे भी अधिक समय बाद क्या होते हैं? पृथ्वी से पुनः दृश्यमान होते हैं। 1000 साल बाद क्या होता है? पृथ्वी से फिर से दिखाई देंगे। 1000 से ज्यादा 2000, 10,000, 20,000 साल, 50,000 साल, लाख वर्ष भी इसमें समय हो सकता है। जैसे आप देखेंगे ग्रेट कोमेट
1811, ग्रेट कोमेट 1864। ये सब कैसे कोमेट्स हैं साथियों? ये सब ऐसे कोमेट्स हैं जो लंबे समय काल के बाद फिर से पृथ्वी से दिखाई देते। अब हम देखेंगे इन्हीं चीजों को, एक मैंने शॉर्ट नोट में आपके लिए लिख दिया है, एक बार देख लेते हैं कि पृथ्वी से दृश्यमानता के आधार पर धूमकेतुओं को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है आपका दीर्घ आवर्त धूमकेतु और दूसरा है साथियों लघु आवर्त धूमकेतु। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए दीर्घ आवर्त धूमकेतु कौन से हैं? जो 1000 वर्ष या उससे अधिक समय पश्चात आप देखेंगे पृथ्वी से पुनः दिखाई देते हैं। ऐसे कौन कौन से कोमेट्स हैं? तो आप देखेंगे ग्रेट कोमेट 1811, उसके बाद ग्रेट कोमेट 1864। जो ग्रेट कोमेट 1811 है साथियों, लगभग 3000 साल बाद वो फिर से पृथ्वी से दिखाई देता है। लेकिन जो ग्रेट कोमेट 1864 है ये तो लाखों वर्षों बाद पृथ्वी से दिखाई देता है साथियों, बहुत लाख वर्ष से भी ज्यादा समय बाद पृथ्वी से पुनः दृश्यमान होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद लघु आवर्त धूमकेतु, पृथ्वी से 200 वर्षों के पहले पुनः दृश्यमान। मतलब मैंने जैसे बताया कि हेलीबॉब है, मतलब पृथ्वी से 200 साल से कम समय में फिर से दिखाई देने लगते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ओटेरमा जो 8 वर्षों बाद दिखाई देता है, साथियों स्वासवैन वाचमैन जो 16 वर्षों बाद दिखाई देता है, और उसके बाद हेली जो 76.3 वर्षों पश्चात फिर से पृथ्वी से पुनः दृश्यमान होता है। इन चीजों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा साथियों, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं, कई बार आ चुकी हैं और आगे भी आएंगी। तो अच्छे से चीजों को क्या करिए, सीखते चलिए। आगे देखेंगे मृत धूमकेतु किसको कहते हैं। देखिए मृत धूमकेतु का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने यहां पर एक धूमकेतु बनाया, ये आपका एक धूमकेतु हो गया, मैंने इसको बना दिया, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। इसमें 3 चीजें हो गई। सबसे पहले आप देखेंगे बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया, ये मैंने बीच में न्यूक्लियस बनाया। उसके चारों ओर आपकी क्या हो गई, आप देखेंगे कि कोमा हो गई, और कोमा के बाद क्या हो गई आपकी, ये टेल हो गई। मैंने ये टेल बना दिया, ठीक है ना, ये इसकी टेल बन गई है। अब साथियों क्या होता है, जब सूरज के पास आता है धूमकेतु, क्या होता है, सूरज के जब पास आता है तो स्थिति क्या बनती है कई बार कि जो ये बीच का न्यूक्लियस है ये तो अपने आप में क्या है, सॉलिड है, धातुओं से बना हुआ है, तो ये तो बना रहता है, ठीक है, इसका कुछ नहीं होता। लेकिन सूर्य के पास आने के कारण चूंकि वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है धूमकेतु के चलने का, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो कोमा और टेल वाला हिस्सा है वो न्यूक्लियस से अलग हो जाता है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियस से कोमा और टेल, टेल मतलब पूंछ, ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जब अलग हो जाती तो शेष क्या बचा साथियों, शेष बीच वाला केवल ये आपका न्यूक्लियस बचा। क्या बचा, शेष बीच वाला न्यूक्लियस बचा। जब न्यूक्लियस भर ये शेष बचता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों, मृत प्राय धूमकेतु। क्या कहते हैं, मृत प्राय धूमकेतु। मृत प्राय क्यों कहते हैं कि अब दोबारा मान लीजिए ये सूरज के निकट आएगा तो इसकी पूंछ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि पूंछ और कोमा चूंकि गैसी पदार्थों से बने हैं और बर्फ कणों से बने हैं तो ये उससे अलग हो जाते हैं। अब ये स्वतंत्र आकाशीय पिंड उल्का जैसा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं साथियों, मृत प्राय धूमकेतु। मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं धूमकेतुओं का अपहरण करता। साथियों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बृहस्पति या जुपिटर इज कॉल्ड द कोमेट कैप्चरर इन द सोलर सिस्टम। आपको मैंने बताया कि जो बृहस्पति है वो क्या कहलाता है, बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है को धूमकेतुओं का अपहरण करता कहते हैं। क्या कहते हैं, धूमकेतुओं का अपहरण करता। अब धूमकेतुओं का अपहरण करता क्यों कहा जाता है साथियों, मैंने शूमेकर लेवी 9 का आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल, शूमेकर लेवी 9। ये एक धूमकेतु था जो 1993-94 में ये बृहस्पति के पास से गुजरा। जब ये बृहस्पति के पास से गुजरा साथियों, तो बृहस्पति ने अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल से इसको खींच लिया और खींच करके अपने ही सतह पर गिरा लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 21 टुकड़ों में, छोटे बड़े टुकड़ों में विभाजित होकर के बृहस्पति की सतह पर गिर गया। कोई भी धूमकेतु अगर बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के पास से निकलता है तो बृहस्पति उसको बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेता है। पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा धूमकेतुओं का विनाश किसने किया है, बृहस्पति ने किया है, अपनी ओर खींच करके अपने धरातल पे गिरा करके, ठीक है ना। इस वजह से साथियों क्या कहा जाता है बृहस्पति को, इसको धूमकेतुओं का अपहरण करता कहा जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शूमेकर लेवी 9 घटना को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। अब हम देखेंगे उल्कापिंड क्या होते हैं और तारों के टूटने की घटना क्या होती है।
देखिए, कुछ स्वतंत्र आकाशीय पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में या तो परवलयाकार कक्ष में। अब ये जो आकाशीय पिंड होते हैं साथियों, सूर्य का चक्कर लगाते समय कई बार क्या होता है, जब ये पृथ्वी के काफी निकट से गुजरते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की कक्षा को भी काट देते हैं। जब ये कहां से आते हैं, सब प्लूटोनिक क्षेत्र से आते हैं, कुइपर बेल्ट से आते हैं और दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। जब ये पृथ्वी के निकट आते हैं साथियों, तो होता क्या है, पृथ्वी के निकट आने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। जब ये पृथ्वी के ऊपर गिरेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का क्या है, आप देखेंगे का आवरण है, और वायुमंडल का जो आवरण है लगभग 500 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक थोड़ा सा घना है। अब साथियों क्या होता है, ये आकाशीय पिंड जब पृथ्वी की ओर आकर्षित हुआ, पृथ्वी की ओर गिरा, तो गिरते समय क्या होता है, ये वायुमंडल के साथ एक घर्षण की क्रिया करता है। क्या करता है, घर्षण की क्रिया। और इस घर्षण की वजह से एक तो तीव्र वेग है, इनका वेग कितना होता है, लगभग 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं आकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के, तो इनका वेग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ऊपर हो जाता है। इतनी तेज गति से जब ये वायुमंडल में चलते हैं तो जलने लगते हैं साथियों, जल उठते हैं, बर्निंग हो जाती है। जब ये जलते हुए धरती पर गिरते हैं तो इनकी चमक इतनी ज्यादा दिखती है कि दिन में भी सूर्य के प्रकाश में आप इनको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और रात में तो ये जब जलते हुए गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो पुराने जमाने में इसको हमने तारों का टूटना या शूटिंग स्टार का नाम दे दिया। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, तारों के टूटने का मतलब क्या हुआ कि कोई तारा टूट करके धरती पे गिर रहा है। लेकिन ये एक कहावत है साथियों, तारा इतना बड़ा होता है कि वो टूटेगा भी तो धरती पे कैसे गिर पाएगा, इस संभावना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली तारे नहीं है, उल्कापिंड है। और पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने की घटना क्या कहलाती है, उल्कापात या मेटियोरिक फॉल कहलाती है, उल्कापात कहलाती है। और हजारों उल्का आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपर गिरते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा उल्का कहां पर गिरते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा उल्का समुद्र में गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 से अधिक भाग पर समुद्र या महासागर या जल है, तो अधिकांश उल्काएं कहां पर गिरती हैं, आपके जल में गिरती हैं। अब यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा साथियों आपको, कि उल्कापिंड जब पृथ्वी पर गिर रहे होते हैं तो उनके दो प्रकार से आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर्स मेंटेन होते हैं। एक उल्कापिंड ऐसा होता है जिसमें जो पदार्थ होते हैं जब वो वायुमंडल से घर्षण कर रहे होते हैं तो जल करके नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के केवल क्या गिरता है, राख, उनकी ऐश पृथ्वी पर गिरती है, राख गिरती है। इसे हम क्या कहते हैं, ये पृथ्वी को कम नुकसान पहुंचाते हैं, कम हिट करते हैं, इनको हम बोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलाइट्स। लेकिन साथियों कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उल्कापिंड जब वायुमंडल में घर्षण करता है, जलता है, तो उस दौरान नष्ट नहीं होते, और ये पदार्थ पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं और बहुत जोर से पृथ्वी को हिट करते हैं साथियों। इन्हें हम टेक्टाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टाइट्स। कई बार टेक्टाइट्स में ऐसे पदार्थों और तत्वों का पता चला है, ऐसे खनिजों का पता चला है जो खनिज पृथ्वी पर भी नहीं पाए जाते। जैसे आप देखेंगे 1932 में लाओस का जो सिरसा प्रांत है, वहां पर एक उल्का गिरा। गिरने के बाद जब उसका अध्ययन किया गया तो उसमें एक ऐसा पदार्थ मिला जो कांच जैसा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मजबूती उसकी लोहे से भी ज्यादा है। क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई पदार्थ पाया जाता है? नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या है साथियों, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि पृथ्वी पर जितने तत्व मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे विश्व में, सौरमंडल में या ब्रह्मांड में या आकाशगंगा में केवल उतने ही तत्व हैं। उसके अलावा भी कई तत्व हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। तो चलिए साथियों, अब हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं किसको, उल्कापिंडों के बारे में, ताकि आपके नोट्स बन जाए। बता तो मैंने सारी चीजें आपको दी हैं। देखेंगे साथियों कि स्वतंत्र आकाशीय पिंड जो औसतन 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के चारों ओर परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा करता है, ठीक है। फिर देखेंगे इस दौरान कई बार ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने के कारण भू सतह पर गिरता है। भू सतह या धरातल पर गिरने से पहले इनका वायुमंडल के साथ घर्षण होता है। वायुमंडल के साथ जो घर्षण होता है उसके फलस्वरूप ये जलने लगते हैं और पृथ्वी पर जलते हुए गिरते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तारों के टूटने की घटना कहते हैं। इसके बाद साथियों मैंने आपको बोलाइट के बारे में बताया था। बोलाइट है क्या, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहां पर, जैसे आप नोट डाउन कर लें ऐसे। उल्कापिंड जो वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्यों जलेंगे, ध्यान रखिएगा, घर्षण के कारण। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं कि घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं, और केवल उनकी राख या अवशेष पृथ्वी तक पहुंचता है या पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है ना।
राख या अवशेष पृथ्वी पर गिरती है, इसको हम क्या कहते हैं साथियों, बोलाइट्स कहते हैं। अब टेक्टाइट्स देख लेते हैं। टेक्टाइट्स क्या होता है साथियों, मैंने बताया कि टेक्टाइट्स मतलब ये वायुमंडल के घर्षण के बाद भी इसमें जो तत्व है वो जलता नहीं है, बल्कि वो सुरक्षित धरती के ऊपर गिर जाता है। अच्छा, दो प्रकार से भूकंप आते हैं साथियों, देखेंगे दो प्रकार से भूकंप आते हैं। एक भूकंप या कंप कैसे आता है, जब पृथ्वी के अंदर से अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्स काम करता है और ऊपर की परत हिलती है। जब कभी आप देखेंगे कि ऊपर से कोई उल्का गिरता है तो जहां गिरता है उसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक कंपन होता है, ठीक है, जिसको उल्का कंप कहते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे साथियों जहां से ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन हम पढ़ेंगे, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रैटर कहते हैं। लेकिन जब टेक्टाइट या किसी प्रकार का कोई उल्का क्या होता है, आप देखेंगे धरती पर गिरता है तो जहां बहुत तेजी से गिरता है वहां पे भी क्या करता है, गोल गड्ढा बना देता है। जो गड्ढे जैसी संरचना है ये भी क्रैटर कहलाती है, इसको हम उल्कापाती क्रैटर या मेटेओरिक क्रैटर कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा साथियों कि महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। ये जो लोनार झील है अक्सर आप कई किताबों में पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी क्रैटर पर बनी झील है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोनार झील बेसिकली ध्यान रखिएगा ये मेटेओरिक क्रैटर या उल्कापाती क्रैटर पर बनी झील है। आज भी वो जो उल्का गिरा है पूरी तरीके से नष्ट नहीं है, नीचे धंसा हुआ है और उसके ऊपर जो गड्ढा बना है उसमें पानी भर गया, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से दिमाग में रख करके चलनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और आपको बताते हैं। हम बताते हैं टेक्टाइट्स। टेक्टाइट्स का मतलब होता है ऐसे उल्कापिंड, ऐसे उल्कापिंड जो वायुमंडल में, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है में जलकर नष्ट नहीं होते, जलकर नष्ट नहीं होते और उनके ठोस भाग धरातल पर गिरते हैं, धरातल पर गिरते हैं। साथियों जो धरातल पर गिरते हैं इनमें कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, टेक्टाइट कब कहा जाता है, कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं साथियों जो पदार्थ पृथ्वी पर हमेशा नहीं मिलते, पृथ्वी पर जिनकी उपस्थिति नहीं है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, टेक्टाइट का एक एग्जांपल आप देखेंगे कौन सा है। टेक्टाइट का एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि लाओस का जो सिरसा प्रांत है, लाओस का जो सिरसा प्रांत है वहां पर इस प्रकार का एक टेक्टाइट 1932 में गिरा था। कब गिरा था साथियों, 1932 में, जिसमें ऐसा पदार्थ मिला है जो मजबूती में तो लोहे से भी ज्यादा है लेकिन ट्रांसपेरेंसी इसकी कांच जैसी है, और ऐसा पदार्थ कहीं भी पाया नहीं जाता साथियों धरती पर। इस चीज को ध्यान रखना है। तो साथियों ये मैंने आपको जितनी चीजें बताई वो सब कुछ अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन था जो जरूरी था जिससे प्रश्न आते। सबसे पहले आज हमने क्षुद्रग्रह देखा, क्षुद्रग्रह के बाद हमने धूमकेतुओं को देखा, फिर उल्का पिंडों को देखा। अब इन सब चीजों की मार धरती पर पड़ सकती, धरती पर पड़ सकती साथियों। तो धरती के जो मनुष्य हैं वो वैज्ञानिक रूप से एडवांस हो चुके हैं, साइंटिफिकली एडवांस हो चुके हैं, तो धरती की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आप देखेंगे क्षुद्रग्रहों से, उल्कापिंडों से, इनकी मार से या धूमकेतुओं की टक्कर से पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए साथियों। ये जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं इनके बारे में थोड़ी सी इनिशियल जानकारी रहनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे नियर प्रोग्राम है, ग्रेविटी ट्रैक्टर है साथियों, ये पीछे मैंने लिखा हुआ है, नियर प्रोग्राम है, ग्रेविटी ट्रैक्टर है और साथ में टरीनो इंडेक्स है। जो बेसिकली टरीनो इंडेक्स है ध्यान रखिएगा 1995 में इसको किसने बनाया था, रिचर्ड बेंजल। किसने बनाया है, रिचर्ड बेंजल ने। साथियों रंगों पर आधारित है, किस पर आधारित है, ये रंगों पर आधारित है। साथ में इसमें 0 से लेकर के 10 तक क्या है, रंग आधारित वर्ग है, ठीक है ना। अगर लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग सर्वाधिक खतरे के निशान को दर्शाता है। मतलब अगर कोई क्षुद्रग्रह है, उल्कापिंड या धूमकेतु जो धरती से टकराने की सर्वाधिक संभावना रखता है तो उसको लाल रंग से दर्शाया जाता है और खतरे का निशान मतलब 10 अंक दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई धूमकेतु जो काफी दूर से निकल रहा है, जिसका पृथ्वी से, या मान लीजिए कोई क्षुद्रग्रह काफी दूर से निकल रहा है, पृथ्वी से टकराने का थोड़ा सा कम वहां पे पॉसिबिलिटी है उसकी, तो यहां पर उसको 1 या 2 या 0 अंक में रखा जाएगा और उसका रंग भी जो होगा सफेद होगा या बैंगनी होगा लेकिन लाल नहीं होगा। तो रंगों के आधार पर आप देखेंगे खतरे को दर्शाने की टेबल क्या कहलाती है,
टेबल कहलाती है टरिनो इंडेक्स। सबसे पहले किसने बनाया था इसको ध्यान रखिएगा, रिचर्ड बेंजल ने 1995 में इसको बनाया था, फिर उसमें कई सुधार भी किए गए। बस आपके काम का इतना ही है। दूसरा देखेंगे ग्रेविटी ट्रैक्टर और उसके बाद नियर प्रोग्राम। ये दोनों चीजें किसने बनाई है साथियों, ध्यान रखिएगा, नासा ने। किसने प्रिपेयर की है, नासा ने। और इनका उद्देश्य क्या है, जैसे ग्रेविटी ट्रैक्टर नियर प्रोग्राम आपका 2005 का है, इसका उद्देश्य क्या है साथियों, इसका उद्देश्य यही है कि पहले से तैयारी रखी जाए कि मान लीजिए अगर कोई किसी प्रकार का ऐसा धूमकेतु है या क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी से टकराने की संभावना रख रहा है। जैसे हम आपको बताते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में जिसका नाम है एपोफिस। क्या नाम है साथियों, एपोफिस। ये 2009 में पृथ्वी के काफी निकट से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा ये जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है। उस समय हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छी है। फिर से कहा जा रहा है कि 2036 को पुनः ये पृथ्वी से बहुत निकट से गुजरेगा। 2036 में जब ये पृथ्वी के निकट से गुजरेगा एपोफिस क्षुद्र ग्रह, तो पृथ्वी पर ये गिर सकता है। तो नियर प्रोग्राम और ये आपका जो ग्रेविटी ट्रैक्टर है, ये सब प्रोग्राम क्या कर रहे हैं साथियों, ये पहले से एक अवेयरनेस है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, तैयारी रखते हैं। एरियन रॉकेट है, ये यूरोप का रॉकेट है, इसकी सहायता से क्या किया जाएगा कि आकाश में ही उस क्षुद्र ग्रह को, उस उल्कापिंड को नष्ट कर दिया जाएगा जो पृथ्वी से टकरा करके पृथ्वी को नष्ट करने के लिए बढ़ रहा है। नष्ट करने के लिए बहुत सारे आप देखेंगे उसमें कि परमाणु और दूसरे प्रकार के बमों और रॉकेटों का यूज किया जाएगा, और नष्ट करने से क्या होगा, हमारी पृथ्वी बच जाएगी। अब उसके बाद इसका क्या असर होता है संपूर्ण स्पेस पर, यह तो बात दूसरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मानव सभ्यता और हमारी पृथ्वी इस पे सुरक्षित बच जाएगी। साथियों यहां पर केवल शॉर्ट में मैंने चीजों को बताया है। जब हम टरिनो इंडेक्स की बात करेंगे जो नासा का है, जो रिचर्ड बेंजल का है, उसके बाद नियर प्रोग्राम या ग्रेविटी ट्रैक्टर, शॉर्ट में बताया केवल आपके काम के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं। आवश्यकता होगी साथियों, आप लोग चाहोगे तो उसको हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। साथियों सबसे बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए। प्रैक्टिस सेशन भी हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो पीछे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में वो भी मिलेंगे। लेकिन साथियों ये सब आपके उत्साह, आपके ऊर्जा पर निर्भर करता है। मैं चीजों को आपको तभी दूंगा बहुत अच्छे तरीके से जब आप उसको लेकर के उससे लाभ ग्रहण करें, उससे आपको बेनिफिट मिले। अदरवाइज देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और चीजों को देखें साथियों, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ सके, मेरा भी उत्साह बढ़ सके कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक कराना है और आपको अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है साथियों। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।